जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा कास्कर इंस्टीट्यूट पर। और आपका साथी, आपका सहयोगी मनमोहन सविता आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर से रिलेटेड करके सारे क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं। तो पूरे पेशेंस के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस वीडियो को देखना आपकी पैट एग्जाम के लिए और जो आपके यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मिलकर परीक्षा की खोपड़ी में छेद करते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को जानकर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सभी को मेरी तरफ से एक बार जय हिंद। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हमारे 24वें जैन तीर्थंकर थे, है ना, 24वें या अंतिम जो हमारे तीर्थंकर थे वो कौन से थे। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी या ऑप्शन डी है अरस्टीनेम। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों वो हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। कौन सा, आप सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूं, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, है ना। महावीर स्वामी जो थे हमारे 24वें, कौन से मित्रों, 24वें तीर्थंकर थे। कौन से मित्रों, 24वें तीर्थंकर, इसी को हम कह सकते हैं अंतिम तीर्थंकर। कौन से, अंतिम तीर्थंकर। यानी जो हमारा जैन धर्म था, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे और इन सभी में 24वें हमारे तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। आप सभी लोग जानते होंगे महावीर स्वामी जी को। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मित्रों 540 बीसी में। कब हुआ था, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, आप सभी को पता है महावीर स्वामी के जन्म कब हुआ, तो 24, माफ करना, 540 बीसी में। ठीक है, अब यहाँ पर आपने याद किया 24वें तीर्थंकर, तो यहीं पर आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा, 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर आपसे पूछे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए हमारे 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, पार्श्वनाथ। कौन से हो जाएंगे, पार्श्वनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ हमारे कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पहले तीर्थंकर कौन थे, पहले कौन से थे, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव यहाँ पर पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, अब आपने ये याद किया तो इसके बाद आप एक काम और करिए, सेकंड वाले और याद कर लीजिए। कौन से, सेकंड वाले अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमारे दूसरे हमारे तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ। कौन से थे, अजीतनाथ। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब मैंने आपको बताया आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। 24वें तीर्थंकर कौन थे हमारे, या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले जो कोई बताएगा, ठीक है, तो उसका नाम लिया जाएगा। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका कुंडल वन में। कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुंडल वन में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी से हमें 4 इनकी बातें याद रखनी है। इन्होंने हमें क्या दिए, 4 सत्य दिए। क्या दिए मित्रों, 4 हमें व्रत दिए या 4 सत्य दिए। इनके 4 व्रत कौन कौन से थे, तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन करें। पहला था सत्य। ठीक है, कौन सा था, सत्य। दूसरा अहिंसा था। ठीक है, अहिंसा यानी सत्य बोलना और हिंसा ना करना। इसके बाद तीसरा था अपरिग्रह। कौन सा मित्रों, अपरिग्रह। ठीक है, जिसका मतलब होता है धन को इकट्ठा ना करना। ठीक, और इसके बाद जो हमारा चौथा था, ये चौथा आप सभी लोग याद रखना, इसका नाम था अपरिग्रह, इसका अहिंसा, इसका सत्य और ये हो जाएगा आपका अस्तेय। कौन सा हो जाएगा, अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। ठीक है, तो ये हमारे महावीर स्वामी के क्या हो गए, 4 सत्य हो गए, सत्य, अहिंसा, वैसे तीसरा ये है अस्तेय और चौथा कौन सा है, अपरिग्रह। हालांकि आगे पीछे जाते हैं लेकिन आप 4 सत्यों को याद रखना, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और सत्य। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। ठीक है, अब बात आई है जैन धर्म की, तो सबसे पहले आप जब सभी लोग याद कर लीजिए जैन धर्म। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है, तो इन्हीं को माना जाता है, महावीर स्वामी को। लेकिन इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि जैनों का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, जैनों का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है मित्रों, तो जैनों का प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा आपका कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा हो जाएगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका माउंट आबू। कहाँ पर है, माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है, ये माउंट आबू आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर 2 इनके जैन गुरु हैं, एक का नाम है नेमिनाथ। क्या नाम है, नेमिनाथ, और एक का नाम है आदिनाथ। नेमिनाथ और आदिनाथ की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इसलिए किनका फेमस, तो जैनों का फेमस एक मंदिर है जिसे हम दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर आपका, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं
और इसको राइट करना चाहते हैं तो राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखेगा। ठीक है, उसका आंसर आप सभी लोग कीजिए। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, चलिए मैं इसे हटाता हूँ। क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा आपको, जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में, क्या पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए दिया गया है आपको, क्या, बॉम्बे यानी कि अब मुंबई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है पुणे, या ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो मित्रों जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, कौन मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा क्या किया गया मित्रों, आर्य समाज की स्थापना की गई। किसकी, आर्य समाज की स्थापना की गई। और कब की गई, तो आपको देख रहा होगा कब, 1875 में। कब की गई, 1875 में। तो इन्होंने ये कहाँ पर की थी, बॉम्बे में। कहाँ पर की थी, बॉम्बे में। और बॉम्बे को अब क्या कहते हैं, तो मुंबई कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई आपका बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। कौन से, सालसेट एक द्वीप है, उस द्वीप पर ये बसा हुआ है मुंबई। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये आप सभी को पता है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, बॉम्बे में। बॉम्बे आया है तो बॉम्बे से एक चीज़ याद रख लीजिए, आप सभी को पता है कांग्रेस, कौन सा मित्रों, कांग्रेस। और कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला क्या हुआ था, पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, आपका मुंबई में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपका बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हाँ, तो यहाँ पर मैं सही आंसर आप सभी को देख पा रहा हूँ, कौन से थे, WC बनर्जी। कौन मित्रों, WC बनर्जी। ये जो WC बनर्जी थे, इनका पूरा नाम क्या था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि AU, आपने सुना होगा AMU की स्थापना किसने की थी और कब की थी। AMU की स्थापना कब हुई थी मित्रों, ये हुई थी 1920 में। हालांकि इसका नाम चेंज किया गया था 1920 में, लेकिन इसकी स्थापना भी कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में ही। कब हुई थी AMU की स्थापना, वैसे तो 1875 में हुई थी, लेकिन इसका तब नाम दूसरा था। क्या नाम था, मोहम्मद, क्या नाम था इसका, मोहम्मडन। आप सभी लोग याद रखना, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। कौन सा, मोहम्मडन है। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। और 1920 में इसी कॉलेज का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो AMU कर दिया गया। तो आप दोनों डेट याद रखना, 1920 याद रखना और 1875 भी याद रखना। और 1875 में क्या हुआ था मित्रों हमारा, तो आर्य समाज की स्थापना भी हो रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए। चलिए एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ब्रह्म समाज आप सभी को दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी को याद होना चाहिए, कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की क्या की गई थी मित्रों, स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन्हीं के द्वारा आत्मीय समाज, कौन सा मित्रों, आत्मीय समाज की स्थापना भी की गई थी। किसकी, आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, आप सभी को पता है, जो हमारा स्त्री होती थी, स्त्रियों को क्या कर दिया था, सती कर दिया था। तो सती प्रथा का अंत भी किसने किया था, सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। किसने, तो विलियम बेंटिंग ने। किसने किया था, विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। कब, तो 1829 में। कहाँ पर किया गया था, 1829 ईस्वी में। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना आपको। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी साथी पूरे मेहनत के साथ वीडियो को देखते रहें। ठीक है, और लगातार कमेंट करते रहें, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती रहे और आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूछा गया है, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान है ना, जन गण मन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था। ऑप्शन ए है आपका 27 दिसंबर 1911 को,
ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो आइए बढ़ते हैं। इसका आंसर तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911। ठीक है, यहाँ पर इसे गाया गया था, यानी इस डेट को इसे गाया गया था। अब ये जो गाया गया था तो ये गाने से पहले बनाया गया होता। तो आप सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम सुना है आप सभी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका नाम सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया था, इसे लिखा गया था। और लिखा कब गया था, तो 11 दिसंबर 1911 को इसे लिखा गया था। और उसके कुछ समय बाद इसको ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था, तो आप सभी को याद रखना है 27 दिसंबर 1911 को एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। किसका, कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, जिसे हम कहेंगे क्या, कलकत्ता अधिवेशन। क्या कहेंगे, कांग्रेस का कलकत्ता, क्या कहेंगे इसे, कलकत्ता अधिवेशन। इस कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय गान को गाया गया, जन गण मन को गाया गया। ठीक है, किसको गाया गया, जन गण मन को। आप सभी लोग जानते हैं इसे हम कितने सेकंड में गाते हैं, तो 53 सेकंड, है ना, कितने, 52 सेकंड में हम इसे गाते हैं, है ना, 52 सेकंड में हम इसे गाते हैं। ठीक है, और आप सभी को बताना है इसे किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। और सबसे पहले कहाँ पर गाया गया, तो ये गाया गया था आपका कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे पॉइंट। चलिए, अब आपने जान लिया किसके बारे में, जनगण मन के बारे में। तो आपका कर्तव्य बनता है किसके बारे में जानना, वंदे मातरम के बारे में। किसके बारे में, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो गीत है, इसके रचयिता का नाम बताइए जल्दी से, इसके रचयिता कौन थे और इसको पहली बार कब गाया गया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए, इसके रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके द्वारा इसे लिखा गया था। और सबसे पहले 1896 में कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ये भी कहाँ पर हुआ था, आपका कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एक मुस्लिम व्यक्ति थे, जिनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी, इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। जबकि यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आपके बिशन नारायण, कौन, बिशन नारायण दत्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हुए ना आपको, ये सारे पॉइंट देखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 11 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उस कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बिशन नारायण। ठीक है, और आप सभी को बताया जनगण मनगण कितने सेकंड का होता है, 52 सेकंड का। ठीक है, वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार गाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको देखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। अगले क्वेश्चन का क्या होगा, आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस तारीख को बने थे, है ना। आपसे पूछा गया है किस सन में बने थे, या कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन डी है 1925, या ऑप्शन डी है 1992। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना होगा, एक डेट आपको याद रखनी है महात्मा गांधी जी से, 1924। कौन से मित्रों, 1924। ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किसका मित्रों, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। और ये कहाँ पर हुआ आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ आपका बेलगाम में। कहाँ पर, बेलगाम। और ये बेलगाम आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ये बेलगाम पड़ता है। ठीक है, तो इसकी पहली बार जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी, अपने महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने, बापू जी ने की थी। ठीक है, किसने की, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इनका ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिनकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, कौन सा था, तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ हुआ, बेलगाम अधिवेशन में। इनका ये पहला था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि जो हमारी भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी, ये कौन थी। ठीक है, महिला का नाम पूछा है आपसे, और बताइए फटाफट से कौन थी।
हाँ, तो आप सभी का आंसर सही आ रहा है एकदम। कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी मित्रों? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू हमारी भारत की तरफ से पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। जबकि मैं आपसे पूछूं विश्व की कौन सी थी, विश्व की महिला या पहली महिला कौन थी इनसे भी पहले, तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी मित्रों? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, आप सभी को ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये आपके लिए, ये पॉइंट आपको याद हुए। चलिए इन सभी को आप आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम लाजवाब क्वेश्चन, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आंसर आपको दिख रहा होगा और आंसर आने भी लगे हैं। पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1941, 1940, 1937, 1935। तो सबसे पहले समझते हैं आरबीआई। क्या समझते हैं मित्रों? आरबीआई, आरबीआई आप सभी लोग जानते हैं क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए एक समिति थी। क्या थी मित्रों? एक समिति थी और इस समिति का नाम था यंग हिल्टन, यंग हिल्टन आयोग। क्या था? यंग हिल्टन आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं? शाही आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही आयोग भी कहते हैं। इसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया? इसका एक एक्ट आया। कब आया? तो 1934 में इसका एक एक्ट आया। ठीक है, और इसकी स्थापना उस एक्ट से कब कर दी गई? तो 1 अप्रैल का मित्रों, 1 अप्रैल 1935 में। कब कर दी गई? 1 अप्रैल 1935 में। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया मित्रों कब? तो 1 जनवरी का मित्रों, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत में इसको विलय कर दिया गया। ठीक है, आरबीआई के द्वारा क्या होता है? तो आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति जारी की जाती है। क्या की जाती है? मौद्रिक नीति जारी की जाती है, मुद्रा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा ही मुद्रा जारी की जाती है और मौद्रिक नीति जारी की जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके हेड कौन है, तो इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है मित्रों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वे हैं शक्तिकांत दास। कौन है मित्रों? शक्तिकांत दास। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। आरबीआई से आपको याद रखना है, आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा लाई जाती है? तो ये भी आरबीआई के द्वारा ही लाई जाती है। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को नोट करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से इसी प्रकार से आप सभी लोग प्यार बनाए रखिए, सहयोग बनाए रखिए, जिससे तो जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर या ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। इसका आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा? दूध की घनता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को दिख रहा होगा ऑप्शन ए, आप सभी का आंसर आ भी रहा है ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। किसका? लैक्टोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। किसका? तो दूध की घनता नापने के लिए, दूध की घनता नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? लैक्टोमीटर। अब दूध की बात आई है तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी इसमें नहीं होता है। ठीक है, दूध आप सभी को पता है, दूध के लिए हमने क्या चलाया था? श्वेत क्रांति चलाई थी। क्या चलाई थी? श्वेत क्रांति। दूध के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है हमारी श्वेत क्रांति। इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से क्या जाना जाता है? तो हमारी दूध क्रांति जानी जाती है। और इसके जनक कौन थे? तो आप सभी को याद होना चाहिए, वर्गीज कुरियन। कौन थे मित्रों? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मैं बात कहूं कि विटामिन में कौन सी, माफ करना, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में आप सभी का आंसर होगा सर रेनिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? रेनिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? रेनिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, रेनिन प्रोटीन। तो ये सारे पॉइंट आपको दूध से याद रखने हैं। इसमें कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी इसमें नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को देखना है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है वक्र या ऑप्शन डी हृदय।
तो आप सभी को पता है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, आरबीसी ये हमारे क्या बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में, कहाँ पर बनती हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन मैरो, क्या होता है मित्रों, बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, ये जल्दी से बताइए। तो ये पाया जाता है हड्डियों में, कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में ये पाया जाता है बोन मैरो। और यहीं पर हमारा क्या होता है, अस्थि मज्जा यानी आरबीसी का क्या होता है, निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, आरबीसी का निर्माण हुआ है। अब आप सभी लोग कह रहे कि सर ये आरबीसी क्या है, तो आप सभी को जानते हैं ब्लड, ये क्या है हमारा ब्लड, ये है हमारा खून। क्या है मित्रों, ये है हमारा खून। खून का रंग कैसा होता है, लाल। तो ये ब्लड है मित्रों, ब्लड। ये ब्लड दो भागों में बटा होता है। दो भागों में कौन कौन से, तो एक तो होता है तरल, क्या होता है मित्रों, तरल पदार्थ में बटा होता है, माफ करना, तरल किसमें होता है, तरल में होता है। और एक होता है आपका कण, किसमें होता है, कण में। तो तरल जो होता है आपका वो होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। ऐसा मान लीजिए आपने एक 10 रुपये वाली जो जीरा वाली आती है बोतल, आजकल बहुत चल रही है, या आप लेना स्ट्रिंग, ये भी बहुत चल रही है, पी लेना और उसको खाली कर लेना। उसके बाद क्या होगा, आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। तो उसमें क्या करना, आप खून लेना थोड़ा सा, क्या लेना, खून। और खून लेने के बाद उसका ढक्कन बंद कर देना और उसको जोर से हिलाना, जोर से हिलाना, खूब जोर से। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो उसके कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्का पदार्थ होगा वो ऊपर आ जाएगा। और जब ये दोनों काम आपको हो जाए तो आपको देखेगा जो ऊपर आएगा, आपको पता ही है कि पानी में अगर कंकड़ मिला के उसे हिलाया जाए तो कंकड़ कंकड़ नीचे बैठ जाएंगे और पानी पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा ब्लड है, उसके जो भारी कण हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो हमारा हल्का पदार्थ यानी प्लाज्मा है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मा जो होता है आपका हल्का पीला होता है, कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, जबकि जो कण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका आरबीसी, और एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, सुनिए, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 डे। ठीक है, और इसके बाद डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 से 4 दिन का। कितना होता है, 2 से 4 दिन का। अब बताइए ब्लड की, तो सबसे पहले मुझे बताइए ब्लड ग्रुप, इसके जन्मदाता कौन थे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि ब्लड ग्रुप के जनक कौन थे। बताइए कौन थे, ब्लड ग्रुप के जनक कौन थे। हाँ, मुनिंदर एकदम सही आंसर कर रहे हैं मुनिंदर सही आंसर करिए। तो ब्लड ग्रुप का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्ल लैंड स्टीनर। कौन थे मित्रों, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा क्या किया गया, आपके ब्लड ग्रुप की खोज की गई। अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसे ब्लड ग्रुप होता है, एक होता है रक्त परिसंचरण, क्या होता है, रक्त परिसंचरण। एक होता है खुला और एक होता है बंद। तो जो हमारा रक्त परिसंचरण है इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद करिए, जल्दी से याद मत करिए, मतलब इसको आप अपने पॉइंटों में लिख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, लिख नहीं रहा हूं, हमारा सर्वग्राही कौन होता है और सर्वदाता कौन होता है। ठीक है, सर्वग्राही कौन सा ग्रुप होता है और सर्वदाता कौन सा ग्रुप होता है, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 11 वर्ष, ऑप्शन बी है 9 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है आपका 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा सर, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है मास्टर साहब 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है मास्टर साहब। ठीक है, कितना होता है, 5 वर्ष का। अब बात आई है लोकसभा की, किसकी, तो लोकसभा। ठीक है, लोकसभा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, राज्यसभा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, राज्यसभा। और एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि संसद किस आर्टिकल में है, वहीं मैं आपसे पूछ लूं राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है। ठीक है, वहीं मैं आपसे पूछ लूं कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है। तो इन सभी का आंसर फटाफट से कीजिए। राज्यसभा की बात करूं आपसे, लोकसभा की बात करूं तो आता है कौन से में, 81 में। किस ट्रिक से याद करेंगे, तो देखो एक सरल सी ट्रिक है हमारे पास, सरला। कौन सी, सरला। तो संसद 79, ये हो गया 80 और ये हो गया आपका 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 में, ये हो जाएगा आपका 80 में, ये हो जाएगा 79 में। राष्ट्रपति को सबको याद रखना है 52, और सुप्रीम कोर्ट हमारे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 124 में है। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 500
545 कितनी है 545, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं 552 हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होगा। चलिए, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आपका और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे देते जाइए। ठीक है, कहीं मत भागिए कोई भी, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चनों के आंसर करते रहिए। ठीक है, और आपका जितना सहयोग हो सकेगा मैं अपनी तरफ से करूंगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे थॉमसन, एडविन या W.K. रॉन्टजन? तो यहां पर मित्रों क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन डी, रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। तो रॉन्टजन के द्वारा क्या किया गया मित्रों? आपका किसकी खोज की गई? रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे, किसकी? एक्सरे की खोज की गई। ठीक है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉन्टजन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि सूर्य से आने वाली किरणों का नाम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों का नाम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रे, या फिर इसे हम कहते हैं क्या? परावैंगनी किरणें ने बोला जाता है। और इसको अवशोषित कौन कर लेता है? तो इसको अवशोषित कर लेता है आपका ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत। किस में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है सर। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है सर। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या? एक्सरे। अगर मैं आपको पूछूं कि रेडियो की खोज किसने की थी? यार, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो किसने बनाया था? तो मार्कोनी धैकोनी। कौन? मार्कोनी धैकोनी। तो कौन हो जाएंगे? मार्कोनी। कौन हो जाएंगे? मार्कोनी। अगर मैं आपसे पूछूं टीवी की खोज, यार टीवी किसने बनाई थी? टीवी का आविष्कार किसने किया? तो ये थे आपके कौन? जल्दी से बताइए कौन थे टीवी की खोज? टीवी की खोज J.L. वेयर्ड, एकदम सही आंसर है। कौन थे? J.L. वेयर्ड के द्वारा इसकी खोज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आविष्कार किया गया था। ठीक है, क्या किया गया? आविष्कार किया गया था। तो ये सारे के सारे आज हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। अब देखता हूं कोई और क्वेश्चन बचा है कि नहीं बचा है। हाँ, एक और क्वेश्चन बता है, इसका आंसर देकर जाएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा? आपसे पूछा गया है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हड्डियों से, ऑप्शन बी है पक्षियों से, ऑप्शन सी है आभूषणों से, या ऑप्शन डी है धातु से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पक्षी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं मित्रों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को? पक्षियों के अध्ययन को। ठीक है, किसे कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को। अगर मैं आपसे पूछूं कि मित्रों बताइए, चलिए जल्दी से बताइए मुझे, कि जो हमारा क्या कहते हैं उसे, आप बताइए, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसी के साथ बताइए, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर, केसर नहीं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। तो सांपों के अध्ययन को कहते हैं क्या? सर्पेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी। वहीं पर केसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को कहते हैं आपका ऑन्कोलॉजी। कौन सा कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ क्या किए, डिस्कस किए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो इसी प्रकार से मेहनत और जज्बा बनाए रखिए, एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी और आप उस मंजिल को फतेह कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपका साथी, आपका सहयोगी इसी प्रकार से आपके बीच बना रहेगा और लगातार आपके साथ मेहनत करता रहेगा। तो आपको भी क्या करना है? थोड़ा सा सपोर्ट करना है। सपोर्ट में आपको क्या करना है? गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय